Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 12. आज हम पार्ट 3 कंफर्मिटी कंप्लायंस एंड ओबीडियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि समूह के होने की वजह से या दूसरों की वजह से हम अपने विचार कैसे बदलते हैं या हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन होती है सोशल इन्फ्लुएंस रेफर्स टू दोज प्रोसेसेस whereby our attitudes and behaviors are influenced by the real or imagined presence of other people. Social influences are part of our life. Society influences our behavior and sometimes provokes it to change. यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस वो प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे नजरिए दूसरों की होने की वजह से बदलते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस हम बचपन से और जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमें ये चीज प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे माता पिता होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। ये लोग हमें हर तरीके से प्रभावित करते हैं जीवन के हर मोड़ पर। हमारा जो समाज होता है वो हमारे व्यवहारों को कभी-कभी बदलता है, मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से हम अपने विचारों को बदलते हैं। कन्फर्मिटी जो होता है वो होता है कि हम जब किसी भी तौर तरीके के हिसाब से अपने व्यवहार बदलते हैं या हमारे व्यवहार किसी तौर तरीकों की वजह से होते हैं। जब हम किसी सदस्य या किसी ग्रुप के एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदों के हिसाब से अपने व्यवहार करते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मिटी। जो लोग किसी भी नॉर्म को या किसी रूल को कंफर्म नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेविएंट्स या नॉन कंफर्मिस्ट। जो लोग डेविएंट्स होते हैं या नॉर्म्स को नहीं मानते हैं वो ज्यादातर देखने को पाए जाते हैं, यानी कि वो ज्यादातर लोगों के सामने आ जाते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते हैं। वो कुछ ही लोग होते हैं जो नॉर्म को नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में एक प्रोटेस्ट चालू है मोबाइल फोन बैन करने के अगेंस्ट, यानी कि आपके स्कूल में मोबाइल फोन्स बैन कर दिए गए हैं बच्चों के लिए और कुछ बच्चे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी को एक लेटर साइन करना है जिसमें बोला गया है कि हम मोबाइल फोन को बैन नहीं होने देंगे। स्कूल के 90% बच्चों ने उस लेटर पर साइन कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन बैन करना बच्चों के लिए सही है। तब भी आप उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे और उस लेटर को मजबूरन साइन कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि अगर आप उसको साइन नहीं करोगे, आप उस रूल को कंफर्म नहीं करोगे, तो बाकी के लोग आपके साथ नहीं मिले जुलेंगे और आपको अलग कर देंगे। तो अगर आप उसको नहीं साइन करने के लिए प्रोटेस्ट करोगे तो आप वहां पे डेविएंट कहलाओगे, यानी कि आप जो बच्चों का रूल है उसके खिलाफ जा रहे हो। और अगर आप खिलाफ जाओगे तो आप ज्यादा फोकस में आओगे क्योंकि 90% बच्चों ने तो वो हामी भर दी है, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आप ज्यादा फोकस में आओगे क्योंकि आप एक होगे जिसने प्रोटेस्ट किया है। इसी चीज को कैलमन ने डिस्क्राइब किया है। कैलमन ने बताया है कि 3 तरह के सामाजिक प्रभाव होते हैं। पहला होता है कंप्लायंस, दूसरा आइडेंटिफिकेशन और तीसरा इंटरनलाइजेशन। कुछ बाहरी फोर्सेस होते हैं जो हमारे व्यवहारों को इफेक्ट करते हैं, जो हमें उत्तेजित करते हैं या प्रभावित करते हैं किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या मानने के लिए। इसको कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस वो भी होता है जब इंसान किसी की रिक्वेस्ट पर काम करता है, यानी कि इंसान किसी की रिक्वेस्ट मान लेता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस कभी-कभी बिना नॉर्म के भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन जो होता है इसकी डेफिनेशन होती है इट रेफर्स टू एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस बेस्ड ऑन अग्रीमेंट सीकिंग और आइडेंटिटी सीकिंग। यानी कि जब हम किसी इंसान को किसी भी चीज पर अग्री करवाना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सीकिंग। यानी कि जब हम किसी से जानकारी हासिल करके किसी के विचारों को बदलते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनलाइजिंग।
Obedience is a behavior in response to a person in authority. It refers to carrying out an instruction or an order by an authoritative person. यानी कि जब कोई अथॉरिटी में इंसान होता है, यानी कि वो हमारे ऊपर अथॉरिटी जताता है और वो हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ करने को बोलता है, तो हम उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि हमें अथॉरिटेटिव इंसान की बात मानने के ऊपर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जो होता है, वो एक बच्चे की जिंदगी में अथॉरिटेटिव फिगर होता है, जिसकी बात उसको माननी चाहिए। तो अगर टीचर कहता है कि आप अपनी नोटबुक्स कल लेके आना, तो उसको वो मानना पड़ेगा। इसको हम कहेंगे ओबीडियंस। ये जो तीनों तरीके होते हैं, ये दूसरों के प्रभाव से इंसान के व्यवहारों को बताते हैं। ओबीडियंस जो होता है वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट होता है, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव फिगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है और लोग इसे मान रहे हैं। यानी कि अगर लोग ना भी चाहे मानना, तब भी उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस किसी अथॉरिटेटिव फिगर ने दिए हैं। जबकि कंप्लायंस जो होता है ये लेस डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कभी-कभी इंसान मना भी कर सकता है किसी की रिक्वेस्ट को, लेकिन ओबीडियंस में नहीं कर सकता है। कंफर्मिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंसान की पर्सनैलिटी और भी चीजों के ऊपर, कि इंसान किसी भी चीज के लिए मानेगा या नहीं मानेगा। नेक्स्ट हम कंफर्मिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। कंफर्मिटी को जानने से पहले हमें नॉर्म्स को जानना जरूरी है। नॉर्म्स जो होते हैं ये बिना लिखे हुए रूल्स होते हैं किसी भी व्यवहार को बताने के लिए। यानी कि ये ग्रुप के सदस्य को बताते हैं कि आपको किस तरह से किसी परिस्थिति में व्यवहार करना चाहिए। ये इंसान को और समूह को आसानी से फंक्शन करने में सहायक होते हैं। लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है जब वो लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्म है कि हमें ऐसे व्यवहार करना है, और कोई इंसान है जो वैसे व्यवहार नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए, उसके ऑपोजिट कर रहा है, तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि उसने रूल्स तोड़े हैं। अगर वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं काम कर रहा है, तो दूसरे लोग उसे डिसलाइक करेंगे, यानी नापसंद करेंगे। हर कोई इस चीज से डरता है कि उसे लोग नापसंद करेंगे, जिसकी वजह से उसको एक ही तरीका समझ में आता है कंफर्म करने का। यानी कि वो चीजों को मान लेता है, वो चीजों के लिए हामी भर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अगर एक नॉर्म है जिसने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से खाना खाना है, लेकिन आपके जो समाज में ऐसे खाना खाना नहीं सिखाया गया है, यानी कि स्पून और फोर्क से खाना खाना नहीं सिखाया गया है। लेकिन तब आप उस चीज को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कि क्योंकि और आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके समाज में या आपका कल्चर आपको दूसरे तरीके से खाना खाना सिखाता है, लेकिन आपको फोक और स्पून से खाना सीखना पड़ेगा या उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के लोग उसी व्यवहार को मान्य समझते हैं। इस वजह से आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा, वरना आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। कभी-कभी ये भी लगता है कि जो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं या बहुत सारे लोगों के विचार होते हैं, वो सही ही होंगे, क्योंकि सबने उसको माना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑनलाइन आपने क्विज गेम देखा हो, कौन बनेगा करोड़पति वाला, तो उसमें एक लाइफलाइन होती है, ऑडियंस पोल। तो क्विज गेम में ये होता है कि ऑडियंस पोल, यानी कि जब जो जनता है वो मेजॉरिटी में कोई उत्तर देती है, तो वो सही ही होता है। इसीलिए जो लोग होते हैं या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उस आंसर के लिए कंफर्म कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर सही निकलता है। ये चीज हमें बताती है कि जो मेजॉरिटी के लोग मानते हैं, अक्सर कर उसे सही माना जाता है, जिसकी वजह से लोग उस चीज को कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं जिसकी वजह से लोग कंफर्म कर देते हैं। पहला होता है साइज ऑफ द ग्रुप, यानी समूह का क्या साइज है। कंफर्मिटी लोग तब ज्यादा दिखाते हैं जब समूह का साइज छोटा होता है,
क्योंकि अगर छोटे समूह के आप सदस्य हो के किसी चीज से मना करोगे तो आप ज्यादा हाईलाइट में आओगे, आप ज्यादा फोकस में आओगे। लेकिन अगर ग्रुप बड़ा है और आप कंफर्म नहीं करोगे तो आप ज्यादा फोकस में नहीं आओगे, क्योंकि आपके जो विचार होंगे वो उतने बड़े समूह में कोई मायने नहीं रखेंगे। कभी कभी बड़े समूह में होने की वजह से भी लोग कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनको चीजों के ऊपर कंफर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि अगर आप डेविएंट हो या नॉन कंफर्मिस्ट हो, तो आपके साथ और कितने लोग हैं जो उस चीज के लिए मान्य नहीं, उस चीज के लिए मानते नहीं हो या उस चीज के अगेंस्ट हो। अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप चीजों को कंफर्म नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अकेले खड़े हो किसी चीज के खिलाफ, तो आप आगे जाके उस चीज को कंफर्म कर दोगे। थर्ड है नेचर ऑफ द टास्क। यानी कि जब आपको ये बोला जाएगा कि कब किसी चीज का आंसर सही या गलत होगा, तो आप कम कंफर्म करोगे, क्योंकि आपको सही या गलत में से कोई एक ही चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जवाब जो बहुत फास्ट होंगे, वाइड होंगे या आप दूसरों से अलग-अलग हो सकते हैं, तो उसमें आपके चांसेस हैं कि कंफर्मिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें आपके विचार भी महत्वपूर्ण होंगे। चौथा है पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर। यानी कि आपके व्यवहार अकेले में है या पब्लिक के सामने है। जब आपके व्यवहार अकेले में होंगे तो आप कम कंफर्म करोगे, क्योंकि आप उसको अकेले में हो तो आप उसके खिलाफ भी अगर बोलोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पब्लिक में हो और आप किसी चीज के लिए कंफर्म नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ बहुत सारे लोग वो व्यवहार देखेंगे, इसीलिए आपको लगेगा कि कंफर्म करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समूह में बहुत सारे लोग हैं। फिफ्थ है पर्सनैलिटी। कुछ लोग होते हैं जिनकी कंफर्मिस्ट पर्सनैलिटी ही होती है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो दूसरों की बातों को कंफर्म कर देते हैं। ऐसे लोग ज्यादा कंफर्मिटी करते हैं। और उसके विपरीत कुछ लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कंफर्म नहीं करते हैं, आसानी से वो अपने विचार नहीं बदलते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, खुद में बहुत विश्वास रखते हैं और बहुत सेल्फ एस्टीम उनका बहुत हाई होता है, वो कम कंफर्म करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके विचार सही हैं। लास्ट है इन्फ्लुएंस। कभी कभी कंफर्मिटी जो होता है वो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस के द्वारा होता है। ये इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जब आप किसी जानकारी को लेकर उसके द्वारा किसी चीज को कंफर्म करो। और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कंफर्म इसलिए करना चाहिए ताकि आपको दूसरों के द्वारा एक्सेप्टेंस मिले या दूसरे आपको पसंद करें। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। कंफर्मिटी के लिए ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट और एस्क एक्सपेरिमेंट किया गया था। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट जो था ये शेरिफ के द्वारा किया गया था। इन्होंने इस चीज को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि सदस्य के जो लोग होते हैं, किसी भी समूह के जो सदस्य होते हैं, वो किस तरह से जजमेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को एक अंधेरे कमरे में बैठाया गया था और उन्हें एक लाइट के ऊपर ध्यान केंद्रित करने को बोला गया था। उस लाइट को बहुत देर तक देखने के बाद हर इंसान को ये बोला गया था कि वो लाइट अपनी जगह से कितने दूरी के लिए हिली थी। कुछ ट्रायल्स के बाद ग्रुप को ये जानकारी दी गई थी कि बाकी लोगों ने एवरेज डिस्टेंस क्या बताई है। यानी कि बाकी लोगों ने कितनी दूरी बताई है कि वो लाइट अपनी जगह से कितने दूर तक हिली है। कुछ ट्रायल्स के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग थे या जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपने डिसीजंस या जजमेंट्स को बदल दिया था, ताकि उनके जो जजमेंट्स थे वो एवरेज डिस्टेंस के पास में चले जाएं। यानी कि वो चाहते थे कि जो भी एवरेज डिस्टेंस बाकी लोगों ने बताए हैं, उसी के आसपास उनके भी डिसीजन रहे। वास्तव में वो जो लाइट थी वो हिली ही नहीं थी, लेकिन ये देखा गया था कि जो लोग हैं उनको वो हिलते हुए इसीलिए बता रहे थे
क्योंकि उनको ये बताया गया था कि बाकी लोगों ने भी उसे हिलते हुए बताया है। हम इसको ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइट है ये पार्टिसिपेंट द्वारा हिलती हुई देखी गई थी। नेक्स्ट जो है वो एस्क एक्सपेरिमेंट था कंफर्मिटी के लिए। इन्होंने ये देखना चाहा था कि एक समूह प्रेशर की वजह से कितना बदलता है। इसमें 7 लोगों को पार्टिसिपेंट बनाया गया था एक विजन के टेस्ट के लिए। उसमें से जो 6 लोग थे, वो एक्सपेरिमेंटर के साथ थे यानी उसके कॉन्फेडरेट्स थे और जो 7वां इंसान था वो ही असल में सब्जेक्ट था एक्सपेरिमेंट का। जो कॉन्फेडरेट्स थे उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको इस तरह के रिस्पॉन्सेज देने हैं। हर पार्टिसिपेंट को एक वर्टिकल लाइन दिखाई गई थी जिसको हम स्टैंडर्ड लाइन कहते हैं और उसको 3 और वर्टिकल लाइंस दिखाई गई थी ए, बी, सी जिसको कंपैरिजन लाइंस कहा गया था। पार्टिसिपेंट्स को ये बताना था कि स्टैंडर्ड लाइन से कंपैरिजन लाइन में कौन सी इक्वल है यानी कि जो स्टैंडर्ड लाइन है वो किस कंपैरिजन लाइन के बराबर है। हर पार्टिसिपेंट ने अपने आंसर जो थे वो बताए। जो पहले पार्टिसिपेंट थे यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर के कॉन्फेडरेट्स थे उन्होंने गलत आंसर दिया था यानी कि उनको बोला गया था गलत आंसर देने के लिए इसीलिए उन्होंने गलत आंसर दिए थे। जो लास्ट इंसान था यानी जो 6th पार्टिसिपेंट था वो भी कॉन्फिडेंट था और उसने भी गलत आंसर दिया था। आखिरी में जो ट्रू सब्जेक्ट था यानी जो 7वां पार्टिसिपेंट था उसने लास्ट में अनाउंसमेंट किया और ये देखा गया इस रिजल्ट देखा गया स्टडी का कि जो 67% सब्जेक्ट्स थे उन्होंने गलत ही आंसर दिया बाकी लोगों को देखकर जबकि उनको ऐसा लग रहा था कि दूसरा आंसर सही है। परंतु बाकी के 6 लोगों ने गलत उत्तर दिया, इसीलिए उस सब्जेक्ट ने भी गलत उत्तर देना ही सही समझा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्लायंस के बारे में। So compliance refers to behaving in response to a request from another person or group, even in the absence of a norm. यानी कि कंप्लायंस वो होता है जब इंसान किसी और की रिक्वेस्ट पर काम करता है या किसी और की रिक्वेस्ट मानता है। इसका सबसे कॉमन और सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि जब आपके घर कोई सेल्स पर्सन कोई सामान बेचने आता है। फॉर एग्जांपल कोई सेल्स पर्सन साड़ियां बेचने आ रहा है और आपका मन नहीं है लेने का, लेकिन जब भी आप उस सेल्स पर्सन से 10 मिनट बात करोगे तो उसकी जितनी रिक्वेस्ट होंगी उसके तौर पर आपको लगेगा कि आपको उसकी बात माननी चाहिए और आप अंत में साड़ी ले ही लेते हो। इसका मतलब आप उसकी रिक्वेस्ट को हाँ बोल देते हो। इसके 3 टेक्निक्स होते हैं कंप्लायंस के। पहला होता है फुट इन द डोर टेक्निक। इसमें होता है कि इंसान से पहले छोटी रिक्वेस्ट की जाती है जिसको वो मना नहीं करता है और जैसे ही इंसान उस रिक्वेस्ट को मान लेता है उससे थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है। उस इंसान ने पहली वाली रिक्वेस्ट को मान लिया था, इसकी वजह से वो दूसरी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता है और उसे मजबूरन मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने फ्रेंड से पहले 10 रुपए मांगे थे और उसने आपको 10 रुपए दे दिए। ये एक स्मॉल रिक्वेस्ट हो गई। अब उसने मना नहीं किया था और आपने कुछ समय बाद उसी फ्रेंड से 50 रुपए भी मांगे। तो उसने उसको देना पड़ा 50 रुपए क्योंकि उसने पहले आपको 10 रुपए दे दिए थे, तो वो आपको 50 रुपए देने से मना नहीं कर पाया उसको क्योंकि अनकंफर्टेबल फील होता अगर वो मना करता तो। नेक्स्ट है डेडलाइन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे ऑफर दिया गया हो और डेडलाइन दे दी गई हो, तो आप ये चांसेस ज़्यादा है कि आप उस डेडलाइन से पहले-पहले वो सामान खरीद लोगे, इन कंपैरिजन टू अगर आपको डेडलाइन नहीं दी गई होती। ये डेडलाइन टेक्निक ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो टेलीविजन पे इश्तिहार आते हैं नापतोल वगैरह पे, इसमें बोला जाता है कि आपके पास केवल 10 मिनट है अपने ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए। तो जो व्यूअर्स होते हैं वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि अरे केवल 10 मिनट बचा है उसके बाद ये ऑफर चला जाएगा। तो ऐसी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस 10 मिनट के अंदर-अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएँ। लास्ट होता है डोर इन द फेस टेक्निक।
इसका मतलब होता है आप किसी से पहले बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हो और उसने इनकार कर दिया। इसके बाद आप उससे छोटी रिक्वेस्ट करते हो जिसकी वजह से जिसके लिए इंसान हाँ बोल देता है। ये इस कारण से होता है कि पहले जब उसने कोई बड़ी रिक्वेस्ट से मना कर दिया होता है, तो वो दूसरी रिक्वेस्ट से मना इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं हमेशा अगर मना करूँगा, तो रिश्ते खराब हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी इंसान से उसके नोट्स माँगे हो एग्ज़ाम के, फाइनल नोट्स और वो आपको नहीं दे रहा है यानी आप उसने आपको इनकार कर दिया। उसके बाद आप उस इंसान से छोटी रिक्वेस्ट ये बोलते हो कि तुम मुझे टीचर के लिखाए हुए जो नोट्स हैं वो दे दो क्योंकि मैं एब्सेंट था। तो उसको ये मानना पड़ेगा, वो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने खुद के नोट्स नहीं दिए थे। इस वजह से वो अपने नोट्स दे देगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ओबीडियंस का। So obedience refers to compliance shown to an instruction or order from a person in authority like parents, teachers, leaders, policemen, etc. यानी कि ओबीडियंस जो होता है वो एक तरह का कंफर्मिटी ही होता है यानी कि मान्यता होती है किसी भी अगर अथॉरिटी फिगर से आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं पुलिसमैन है लीडर है तो वो एक अथॉरिटी फिगर होंगे जिसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी अगर आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि आपको अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है तो आपको वो बात माननी पड़ेगी अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि आपको कल ये वाली बुक ले आनी है तो आपको वो बात माननी ही पड़ेगी आपको ओबीडियंस इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ पनिशमेंट का डर रहता है यानी कि अगर आप किसी अथॉरिटी फिगर की बात नहीं मानोगे तो वो आपको पनिश कर सकता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको बड़ों की इंसान या अथॉरिटी ऐसा बोला जाता है ना कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए इसीलिए ये सब चीजें भी आपको प्रेरित करती हैं अथॉरिटी फिगर की बातें मानने के लिए मिलग्रम ने एक्सपेरिमेंट किया था ये दिखाने के लिए कि लोग मतलब अनजान लोगों की भी बात मानते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटर ने रिस्पोंडेंट्स को बताया था कि ये जो स्टडी हो रही है, ये देखने के लिए हो रही है कि पनिशमेंट का सीखने पर यानी लर्निंग पर क्या प्रभाव होता है। ये पेयर्स में किया गया था जिसमें से एक इंसान जो था वो लर्नर था जिसको वर्ड्स याद करने थे और टीचर को सुनाने थे और जो दूसरा पार्टिसिपेंट था वो टीचर था जो इन वर्ड्स को जिन सुनेगा और लर्नर को पनिशमेंट देगा अगर उसने गलती की हो और ये पनिशमेंट होगी इलेक्ट्रिक शॉक की यानी कि जब भी लर्नर कोई गलती करेगा तो टीचर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा और हर गलती के बाद इलेक्ट्रिक शॉक की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी रियलिटी में कोई भी शॉक नहीं दिया गया था एक्सपेरिमेंटर जो था वो बार-बार टीचर को मोटिवेट कर रहा था, उसको उत्तेजित कर रहा था शॉक देने के लिए। 65% टाइम्स ये देखा गया था इसका रिजल्ट कि 65% टाइम्स ओबीडियंस दिखाया गया। यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है लेकिन तब भी किसी अजनबी की बात माननी पड़ी थी ओबीडियंस दिखाने के लिए क्योंकि वो अथॉरिटी फिगर था यानी एक्सपेरिमेंटर था। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था इस सेशन को एंड करने के लिए लेकिन वो माइनॉरिटी में कुछ ही पार्टिसिपेंट्स थे। इस स्टडी ने ये दिखाया कि जो आम इंसान होते हैं वो भी किसी इनोसेंट या मासूम इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए मान जाते हैं जब उन्हें किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया होता है तो। इसके रीजंस 4 तरीके के रीजंस होते हैं कि लोग ओबीडियंस क्यों दिखाते हैं। पहला है कि लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि वो खुद से जो कर रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी ने बोला था। नेक्स्ट है कि अथॉरिटी जो होता है वो कभी उसके उसका जो स्टेटस होता है, उसकी पोजीशन होती है वो इंसान को कोई भी काम करने के लिए उत्तेजित करती है या उसको बाध्य कर देती है। थर्ड है कि अथॉरिटी जो होता है
वो कम से ज़्यादा ओबीडियंस के लिए इंसान को बोलता है। यानी कि पहले वो कम चीज़ इंस्ट्रक्ट करेगा, फिर वो धीरे-धीरे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देगा और किसी भी इंसान ने पहले की इंस्ट्रक्शंस मानी हुई रहती है, तो वो बाद की इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए बाध्य हो जाता है। लास्ट है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें होती हैं इतनी तेज़ स्तर पे चल रही होती हैं कि इंसानों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है और वो चुपचाप बातों को मान लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल होगा इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के दौरान लोगों को जो भी नेताओं द्वारा बोला जा रहा था, वो चुपचाप बातें मान ले रहे थे अ, बिना कुछ बोले क्योंकि उनके पास इतना कम समय था सोचने का, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ चल रही थी कि वो चुपचाप बातों को मानते रहे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।